हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के शासन व्यवस्था के अंतर्गत में मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसे मांझी पंचायत शासन व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम विस्तार से पढ़ते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लें कि संथाल लोग आए कहाँ से और ये किस तरह से पूरे झारखंड में फैले। न सिर्फ झारखंड में बल्कि भारत के बहुत सारे जगहों पे संथाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं और जहाँ जहाँ भी ये पाए जाते हैं उनका शासन प्रशासन का अपना एक तरीका है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो संथाल झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक है। वैसे तो झारखंड के विभिन्न भाग में ये पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश संथालों का जो निवास स्थान है संथाल परगना, झारखंड का ये जो इलाका कहलाता है, ये जहाँ देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, ये जो स्थान है यहाँ पे संथाल जनजाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और यही कारण है संथाल परगना में पाए जाने के कारण है इस जनजाति का नाम संथाल जनजाति पड़ा। ठीक है। और फिलहाल जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार संथालों की जो जनसंख्या है वह 24 लाख के आसपास है, जो झारखंड के आदिवासियों में से सबसे ज़्यादा है। अब जानते हैं झारखंड में विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग पाए जाते हैं, जो कि टोटल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह संथाल जनजाति का है। इसलिए यह आदिवासी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो संथाल भारत के बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है। यह संथाल जनजाति न सिर्फ झारखंड में जबकि भारत के जितने भी राज्य हैं आपको कहीं ना कहीं संथाल जनजाति के लोग मिल जाएंगे, कुछ एक स्टेट को छोड़ के। और ये अपने व्यवस्थित कृषि के कारण जाने जाते हैं। इनका जो कृषि करने का तरीका है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से है। इनकी कृषि प्रणाली का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। संथाल जनजाति लोग जो है झारखंड में सबसे पहले छह चंपा, कहाँ पे, छह चंपा में आके बसे थे। इसे हम चाय चंपा के भी नाम से जानते हैं, चाय चंपा, जो कि हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे, हजारीबाग में स्थित है। और यहाँ पे ये लोग जो है 1700 BC से लेके 1300 BC तक यहाँ पे इन लोग रहे थे और यह जो कार्यकाल था इनका स्वर्ण युग माना जाता है। इसे ये लोग अपनी भाषा में शोषणिक युग के नाम से जानते हैं। किससे? शोषणिक युग के नाम से जानते हैं। शोषणिक युग का मतलब होता है हिंदी में स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, क्योंकि इस समय इनकी जो कल्चर था, इनका जो सभ्यता था, एक्सट्रीम पॉइंट था। इस समय इनका जो विकास था बहुत ही अच्छे तरीके से था। ठीक है। और यहाँ ये अपना शासन व्यवस्था को चला रहे थे और ये यहाँ पे रहे कब तक? 1340 ईस्वी तक। 1340 ईस्वी तक ये यहीं पे रहे थे, छह चंपा अर्थात हजारीबाग में। लेकिन 1340 में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे आक्रमण होता है और वो अपने सेनापति जो मलिक बया था, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया यहाँ पे आता है, आक्रमण करता है और जो संथाल लोगों का बीघा का किला था, क्या? बीघा का किला पे कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के कारण संथाल लोग इसके अंदर में आ जाते हैं और वह यहाँ पे शोषण करना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा शोषण करते हैं कि ये संथाल लोग मजबूरी बस पलायन करना शुरू कर देते हैं और 1340 ईस्वी के बाद से इनका पलायन शुरू हो जाता है। बंगाल, पुरुलिया जिला में इसके आसपास ये फैलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे? बंगाल चले जाते हैं। तो बंगाल जाने का रीजन यही था कि वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है 1340 ईस्वी में और ये त्रस्त होके शोषण से ऊब चुके होते हैं, जिसके कारण ये फिर इधर उधर पलायन करने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ वो बंगाल में हुआ और बंगाल में भी पुरुलिया जिला है, वहीं पे इनका सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेगा और बंगाल में इसे, तो झारखंड सबसे अधिक जनसंख्या संथालों की है और झारखंड में संथालों का मुख्य जो निवास स्थल है वो संथाल परगना है, जैसा कि आपको बताया। ऐसा कहा जाता है यहाँ आने के पहले लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में रहते थे। जैसे ये पश्चिम बंगाल से फिर झारखंड वापस आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पश्चिम बंगाल में कैसे गए आपको मैं बताया। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है और यहाँ के बाद वे फिर त्रस्त होकर शोषण से फिर पश्चिम बंगाल पलायन करते हैं और यहाँ इन्हें साओ तार के नाम से जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में संथालों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे साओ तार के नाम से जाना जाता था पश्चिम बंगाल में। ठीक है।
वहीं से आकर ये संथाल परगना में बसे और बसाए गए। अर्थात संथाल परगना के जो मूल निवासी हैं पहाड़िया समुदाय के ही लोग थे। ये लोग झारखंड में जब आए, जैसे पहले ये हजारीबाग के छेचंपा में थे। देखिए यहाँ किस तरह हुआ, पहले ये हजारीबाग में थे, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल गए और फिर यहाँ से ये वापस आते हैं झारखंड में और ये संथाल परगना में क्या बसते हैं। तो कहने का मतलब संथाल परगना में ये अपने मूल निवासी ये नहीं थे। संथाल परगना में ये मूल निवासी नहीं थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल जनजाति थे, वो माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया था। कौन था? सौर पहाड़िया। लेकिन संथालों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इस जगह का नाम पड़ गया संथाल परगना, क्योंकि आपको मालूम है मेजोरिटी मैक्स रूल, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ जिसकी शक्ति है उसी का वर्चस्व होता है। और इनकी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उस जगह का नाम संथाल परगना के नाम से जाना जाने लगा। और ये लोग अपनी सभ्यता के प्रति थोड़ा और उदार हुए और अपनी सभ्यता की ओर, जैसे इनका जो स्वर्ण युग था 1700 BC से लेकर 1300 BC, उस समय इनका बहुत ही अच्छा से सब कुछ चल रहा था। तो उस और फिर से ये लौटना चाहे, जिसके कारण ही खरवार विद्रोह और सपाहोड़ विद्रोह हुआ था। सपाहोड़ विद्रोह जो लाल हेब्रम महोदय ने किया था, जो लाल हेब्रम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो सपाहोड़ विद्रोह को उन्होंने किया था। तो उनका रीजन यही था कि फिर से हम अपना जो संथाल लोगों का अपना जो वर्चस्व था, उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो संस्कृति थी, उसके तरफ वापस लौटे। जो कुरीतियाँ आ गया था संथालों में, उसको उनका दूर करना मेन मकसद था। और ठीक है, बाद में संथाल विद्रोह भी हुआ। कब हुआ था? 1855-56 में। फिर 1856 ये भागलपुर में हुआ था। फिर 1856 में यूल रूल होता है, जो जॉर्ज यूले कहते हैं। तो उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये लोग संथाल परगना में यहाँ के आके बस गए। कैसे बस गए आपको समझ में आ गया होगा। 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया झारखंड में, सबसे पहले अंग्रेज प्रवेश किए थे 1765 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सहारे। और जब ये यहाँ पे अंग्रेज आए तो और संथाल परगना की तरफ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पहाड़िया लोग जो है उनकी अधीनता को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। पहाड़िया लोग स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, वो किसी के अंदर में जल्दी से नहीं आना चाहते। तो वो लोग क्या हुआ, पहाड़ियों ने स्वाधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। ठीक है, और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं ये लोग पहाड़िया जनजाति को, और इनको काबू करने में अंग्रेजी लोग जो थे वो विफल हुए। फिर उन्होंने देखा उनकी जो शुरू से नीतियां थी, फूट डालो और राज करो, वही वो उन्होंने सोचा कि अब किसी तरह इन लोगों के बीच में फूट डालते हैं। उनको तो यहाँ किसी एन केन प्रकार तरीके से शासन करना था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें कूटनीतिक चाल चलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने सौरिया पहाड़िया और संथालों में विभेद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष एवं मतभेद पैदा कर दिया। और उसके रीजन क्या था, तो 1832-33 ईस्वी में राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के 1356 वर्ग मील इलाके को दामिनीय कोह क्षेत्र घोषित कर दिया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामिनीय कोह जो है क्षेत्र घोषित किया गया था कब? 1832-33 ईस्वी में। ठीक है, और इस यहाँ जहाँ केवल पहाड़ियों का ही राज था और क्षेत्र को सीमांकन कर दामिनीय कोह परिक्षेत्र की स्थापना की गई और इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित करती है। अर्थात देखिए, ये जो पहाड़िया जनजाति लोग जहाँ पे रहते थे, अर्थात राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका का जो इलाका है पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो मान लीजिए इस टाइप का वहाँ की संरचना है। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पहाड़ मान लीजिए हो गया, ये जो क्षेत्र हुआ ये 1356 वर्ग मील जो है, वर्ग मील, ये जो है फिक्स कर दिया गया किसके लिए? सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के लिए, जनरली सौरिया पहाड़। अब इसके चारों तरफ यानी तराई में इस पहाड़ का ऊपरी भाग जो है जहाँ पे सौरिया पहाड़िया लोग हैं और इधर जो है संथाल लोग हैं, संथाल लोग हैं। इसके पीछे भी रीजन है कि संथाल को क्या रीजन था इसके तराई में बसाने के लिए। तो जो मालया पहाड़िया या सौरिया पहाड़िया के लोग थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनके अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और वो लोग इसके कारण खेती करने के लिए भी तैयार नहीं थे ताकि अंग्रेजों को राजस्व मिल सके। तो पहाड़ पर तो खेती अच्छा से हो नहीं पाता है। देखिए चाल किस तरह से चला गया, पहाड़ के ऊपरी भाग पर तो खेती अच्छा से होता नहीं है, तराई में ही अच्छा से खेती हो पाएगा।
तो उन्होंने इस तरह से, देखिए यहाँ पे दो चाल चली। पहला, दोनों में फुट हो जाएगा। दूसरा, संथाल लोग तराई में आके खेती करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा राजस्व भी मिलेगा। ठीक है, तो ये रीजन था इसे दामिनी या कोह क्षेत्र घोषित करने के पीछे। तो ऊपरी भाग जो है इस 1356 वर्ग मील जो है पहाड़ियों को दे दिया गया, और जो तराई का क्षेत्र है संथालों को आवंटित कर दिया गया। और दामिन ई कोह, या इसे दामिन ई कोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में दामिन आई लिखा था, हम लोग जनरली ई के नाम से जानते हैं, जो कि गलत है। ये दामिन ई कोह है। ठीक है, और यह वर्तमान में झारखंड के साहिबगंज में पड़ता है। और जो पाकुड़ और गोड्डा के बीच आप इस जगह को देख सकते हैं, ये इलाका अभी फिलहाल दामिन ये कोह के इलाके का ये है जो साहिबगंज आता है। और ये साहिबगंज जिला जो है आप देख सकते हैं फिगर में, गोड्डा और पाकुड़ के बीच में स्थित है। और इसी को हम दामिन ये कोह के नाम से जानते हैं। और दामिनी कोह भागलपुर क्षेत्र से राजमहल तक का क्षेत्र था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ई कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया। इसका निर्माण ही किया गया था ताकि वो संथालों को बसा सके यहाँ से। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, जब अंग्रेजों का ये जो चाल था कि हम किसी तरह दबा के डरा के पहाड़ियों लोगों को मजबूर करें कृषि करने के लिए, और वो इसमें जब असफल हो गए तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया कि संथालों को हम यहाँ पे बसाते हैं। और इसीलिए पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अभी उपद्रवी व्यवहार करते थे। ये जो पहाड़िया जनजाति के लोग थे, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, दोनों ये लोग क्या है, जंगल को अपना देवता मानते हैं। इन लोग जंगल से बहुत प्रेम करते हैं, जंगल की भूमि से, पेड़ से, पशु पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए वो जंगल को काटने में अपने आप को सजग महसूस नहीं करते थे और ना ही वो इसके लिए तैयार थे। दूसरा रीजन था, वो लोग हल को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। उनका मानना था कि हल के थ्रू हम धरती माता का पेट चीरते हैं। ठीक है, तो वो हल को चलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। और उनका जो व्यवहार था अभी भी उपद्रवी टाइप का था। अंग्रेजों के प्रति वो डरते नहीं थे, अंग्रेजों से भिड़ जाते थे, आक्रमण कर देते। जब अंग्रेज उनको शोषण करते थे तो मालिया पहाड़िया के लोग भी डरते नहीं थे, जबकि छुप छुप के उस पर भी वार करते थे। तो इससे अंग्रेज लोग भी परेशान हुए। और इसके विपरीत जो है संथाल का जो नेचर था वह बहुत ही शांत था। उनको तो किसी न किसी तरह से बचना था, क्योंकि उन्हें बंगाल से भी पलायन करना पड़ा था मजबूरी में, और वो झारखंड आए थे। तो इसे बचने के लिए उनको पास मौका था, तो मजबूरी थी कि वो शांत रहे। तो इसलिए अंग्रेजों के नज़र में संथाल लोग आदर्श बसिंदे के रूप में प्रतीत हुआ, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाई करने में कोई हिचक नहीं था। पहाड़िया लोग जंगल काटने में हिचकते थे, लेकिन जो संथाल लोग थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो जंगल को काट के साफ करने के लिए रेडी थे। वो तैयार थे कि हम यहाँ पे एक जंगल का सफाई करके काट के इस पर हम खेती करेंगे, ऐसा उनका मत था। और वे भूमि को पूरी ताकत से लगाकर जोतते भी थे, वो हल का प्रयोग करते थे, और जिसके कारण वे अच्छे से खेती भी कर पाते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। संथाल को यहाँ मौका देखा गया कि संथाल लोग जो है खेती करने के लिए भी रेडी हैं, और यहाँ पे हम इसके थ्रू पहाड़िया लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़ेंगे और संथालों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो संथाल लोग हमारे फेवर में रहेंगे, गुप्तचर का काम करेंगे, और इस तरह से हम उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे पहाड़िया लोगों को। और यही कारण था कि संथाल को जमीन देकर राजमहल की जो तलहटी है वहाँ पे, जैसे पहाड़ का भाग आपको बताया कि पहाड़िया लोगों को दिया गया, और ये तलहटी में संथालों को बसा दिया गया। और जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को मात्र 1356 दिया गया किसको, पहाड़िया लोगों को। और इसके चारों तरफ जो भाग था वो दामिन ये कोह के रूप में बता दिया गया, और यह संथालों को दे दिया गया। इन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, ये संथाल लोग को इस इलाके में रहना था, हल चलाकर खेती करना था और अस्थाई किसान बनना था। ये कंडीशन था कि आपको हल चलाना है, अस्थाई खेती करनी है, और आपको यहाँ पे एक अस्थाई किसान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। ये अंग्रेजों का कंडीशन था। इसके अलावा क्या था, उनके पास एक शर्त रखी गई। वह शर्त क्या था कि जो दिया गया भूमि है उसका कम से कम 10वें भाग को साफ करके, जो दिया गया भूमि था अंग्रेजों के द्वारा, मान लीजिए एक संथाल परिवार को 10 एकड़ की जमीन दिया गया, ठीक है। तो उसका अंग्रेजों का कंडीशन क्या था कि आपको 10 एकड़ दिया गया है, तो साल भर में कम से कम इसका 1/10वां भाग, मान लीजिए 1 एकड़ पर,
इसको साफ सुथरा करके इसे जोतना पड़ेगा, आपको खेती करना ही करना पड़ेगा। ये कंडीशन था कि 1/10वें भाग पर साफ सुफ करके उस पर खेती करना है। और इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। अंग्रेजों ने भी यहाँ पे अपनी कूटनीतिक चाल के तहत उसने सर्वेक्षण करवाया, नक्शा तैयार करवाया, इसके चारों तरफ खंभे गाड़कर इसका बाड़ा लगा दिया, परिसीमा निर्धारित कर दिया गया। और इससे क्या होगा, मैदानी इलाके के जो कृषकों की दुनिया थी और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया है। जैसे आप जानते हैं ये संथाल है क्षेत्र, और इसके उत्तर में आपका बिहार है। बिहार का जो क्षेत्र है लगभग मैदानी भाग था, और इधर यहाँ पे पहले से ही अस्थायी कृषक थे। और तो ये बाड़ा लगाने का रीजन क्या था कि एक तो पहाड़िया लोगों से बचाव करना था इनकी खेती को, दूसरा कि यदि ये साफ सुथरा करेंगे, खेती लायक बना लेंगे, तो ये जो बिहार के अस्थायी कृषक हैं वो भी इधर पलायन होकर आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनका भूमि फिक्स रहे, उनका नामांकन के साथ सीमांकन के साथ फिक्स रहे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पे बाड़ा लगवाया और अच्छे से उसका प्रबंधन किया, ताकि हमें संथालों का अच्छे से यूज कर सके, उनसे हम राजस्व प्राप्त कर सके। दामिनी कुओं के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बहुत ही तेजी से बढ़ा। जैसा कि जब ये संथाल लोग आके बसे थे, अर्थात 1838 में, उस समय इनके गांवों की संख्या 40 थी। कितनी थी? 40 थी। और इतना तेजी से बढ़ा, आप खुद देख सकते हैं, 1851 तक या 1473 गांव यहाँ पे बस चुके थे। जब आए थे कितनी थी? 40। और 1851 जाते जाते इसकी संख्या 1473 हो गई। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ी। परिवार की संख्या भी बोला जाए, इसकी जनसंख्या जो उस समय मात्र 3000 थी, वो बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। और जैसे जैसे खेती का विस्तार हो गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। उनका जो कूटनीतिक चाल था, उनका जो लक्ष्य था, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। उनका तो यही कारण था कि सबसे पहले वो पहाड़िया लोगों को कंट्रोल कर सके संथालों के का प्रयोग करके, तो वो भी उनका हो गया। संथाल लोग की जनसंख्या ज़्यादा थी और उन्होंने खेती करने के लिए मजबूर थे, और उन्होंने खेती भी बड़े मन से किया, हल चलाने में कोई कोताही नहीं बरती, और उनका परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा, भूमि का तो कमी नहीं था, जंगल ही जंगल था, साफ करके वो खेती कर रहे थे। और इससे क्या हुआ है, अंग्रेजों के खजाने में लगातार राजस्व की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो ये उनका कूटनीतिक चाल था, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे संथाल लोगों को बसाया। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे बसा, तो जो लोग यहाँ के आते हैं वहाँ के कल्चर को तो से जरूर प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे पहाड़िया लोगों के बीच में रहे, तो इनके शासन व्यवस्था पे भी पहाड़िया लोगों का ही प्रभाव पड़ा। तो संथालों ने शौरिया पहाड़िया की तरह राजनीतिक संगठन को अपनाया। क्यों अपनाया तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वे पहाड़िया लोगों के पास ही रहना था, उनके आसपास ही वो लोग बसे थे। संथालों की शासन व्यवस्था बहुत ही प्राचीन है। आपको बताया कि ये 1700 BC से लेकर 1300 BC तक इनका सभ्यता जो था वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इतना पुराना इनका सभ्यता, इतना प्राचीन है। और संथालों ने मांझी व्यवस्था शौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की। ये जो संथाल लोग हैं, अपनी जो ये मांझी व्यवस्था है, ये फिर किससे प्राप्त किया? शौरिया पहाड़िया जनजाति से। और शौरिया का राजनीतिक जीवन बड़ा ही लोकतांत्रिक रहा है। इनका जो जीने का तरीका था, इनका शासन प्रशासन का जो तरीका था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से नियम कानून के तहत था। हर एक चीज़ कायदे के तहत चल रहा था। अपने सामाजिक जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासकीय और धार्मिक प्रधान होते थे। प्रशासकीय और धार्मिक, जैसे कि मांझी हो गया, प्राणिक, उसे ही परमानिक के नाम से जानते हैं। जोग मांझी, घोड़ायत, जोग परमानिक, भागदो प्रजा, नायके, कुड़ाम नायके, लासेर, टांगे, देश मांझी, परगनेत, सुसारिया, चौकीदार, परगनेत, इतने प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी इनके शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। हम विस्तार से इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सब ये जो गांव का प्रबंधन जो होता है मांझी करता है। इनके क्या होता है, गांव होता है, और गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान जो होता है, वो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और यह जो है गांव का मुखिया होता है और पुजारी भी होता है। और इसकी सहायता जो है गिरी, कोतावर, भंडारी और गुड़ैत, जो भी आपको अलग अलग हम अधिकारी बताए, वो सारे मिलकर इनकी सहायता करते हैं शासन व्यवस्था को चलाने में। ग्राम पंचायत में प्रायः यौन अपराध वर्जित होता है। वर्जित संबंध, जैसे वैसे संबंध जो आप किसी से नहीं बना सकते, लेकिन आप यदि बनाते हैं तो यह अपराध माना जाता है।
तलाक देना भी अपराध है, चोरी, भूमि विवाद आदि अपराध के दायरे में आते हैं और इससे संबंधित मामले को ग्राम पंचायत में उठाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। विभिन्न गांवों के बीच वादों को सुलझाने के लिए 2 तरह के अंतरग्रामीण संगठन पाए जाते हैं और 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है और 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। तो अब क्या देखें, पहला गांव हुआ और बहुत सारे 15 से 20 गांव मिलके जो है अंतरग्रामीण संगठन बनाते हैं और वहाँ पे एक नायक पाया जाता है और 70 से 80 गांव का एक अलग संगठन बनाया जाता है जिसका प्रधान होता है सरदार। ठीक है, क्या होता है, सरदार होता है। सरदार पर पूरे इलाके की जिम्मेवारी होती है। जो 70 से 80 गांव जितने भी है इसकी जो जिम्मेवारी है सरदार पर होती है और अंग्रेजों के शासन काल में भी ये सरदार, नायक, मांझी आदि को मान्यता मिली थी। सिर्फ मान्यता ही नहीं, उन्हें मासिक राशि भी दिया जाता था, उन्हें वेतन भी दिया जाता था मासिक रूप से। अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो मेन लोग हैं उनकी शासन व्यवस्था को चलाने में जो सहयोग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले मांझी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है और जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। इस गांव का जो पंचायत होता है उसका प्रधान जो है मांझी होता है। पूरे प्रबंधन का जो कार्य देखता है वह मांझी देखता है। इसके अलावा यह गाँव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है गांव का शासन व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वह मांझी उत्तरदायी होता है। अब मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने के लिए हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं प्रशासनिक और न्यायिक, ताकि वो अपना जो है न्याय सुनिश्चित कर सके। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होता है, उसकी मदद से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्या का समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर, जैसे जो भी अपराध होंगे, जैसे चाहे वह तलाक का हो, शादी विवाह का हो, यौन संबंध स्थापित करने से हो, गलत व्यवहार से हो, झगड़े से हो, जो भी हैं सारे समस्या को वो सुलझाता है। सिवाय कि जो वाइटल केसेस होते हैं, जैसे क्रिमिनल केस हो गया, मारपीट हो गया, मारपीट तो सॉल्व हो जाता है, हत्या के जैसे मामले हो गए, ये सब जो है उनके द्वारा नहीं सुलझाया जाता है। अर्थात छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा मांझी करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। यदि किसी का हत्या हो जाता है तो इसके लिए फिर सरकारी जो नियम है, गवर्नमेंट का जो रूल है वो काम करता है। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। मांझी जो है उस गांव का सर्वेसर्वा होता है और वह लगान वसूलने से लेकर, न्याय देने से लेकर, विवाह संबंधी जितने भी होते हैं सारे चीज को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसे? मांझी को। उसके बाद आता है जोगमांझी। तो जोगमांझी जो है शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करता है। यह मांझी की सहायता करता है, अर्थात यह असिस्टेंट समझ लीजिए कि यह मांझी का सहायक है। कौन? जोगमांझी। जोगमांझी जो है यह इसका सहायक होता है। ठीक है, आप इसको उसका सचिव समझ सकते हैं। और जिसे हम जोगमांझी कहते हैं, यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों को पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांझी शासन व्यवस्था में जन्म और विवाह संबंधित मामलों पर अपना महत्वपूर्ण सलाह कौन देता है, तो वह जोगमांझी देता है। कौन देता है? जोगमांझी देता है। और साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को भी सुलझाता है। मांझी की मदद से जो मांझी उसे सलाह मशवरे करता है, उस पर फैसला मांझी भी दे सकता है और जोगमांझी भी दे सकता है। जोगमांझी समाज के लोगों पर उसके आचरण पर भी नजर रखता है कि जोगमांझी जो है समाज के लोगों का क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, उसका रवैया किस प्रकार से है। यदि गलत होता है तो उसे सुधारने की कोशिश किया जाता है। यदि फिर भी नहीं सुधरता है तो उस पर दंड लगाया जाता है। इसके बाद आता है जोग प्रमाणिक या फिर जोग प्राणिक। यह जोगमांझी के अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता है। यदि किसी कारणवश जोगमांझी उपस्थित नहीं है, वह कहीं चला गया है, तो उसके जगह पर उसका जो रोल है वह जोग प्राणिक निभाता है। इसके बाद आता है भरतो प्रजा। झगड़ा
का जो निपटारा है गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो प्रजा कहते हैं। जिससे आप जानते हैं किसी भी गांव में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, प्रधान लोग होते हैं, उन्हें हम काफ़ी एक्सपीरियंस मानते हैं, उन्हें काफ़ी अनुभव होता है, जिसका मदद लेके हम शासन व्यवस्था में भी चलाते हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हैं। और संथाल लोगों का ये शासन व्यवस्था है, उसमें उसे भरतो प्रजा या फिर भक्तो प्रजा दोनों, कहीं कहीं आपको भागदो प्रजा या फिर भरतो प्रजा दोनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है गुड़ेत या फिर इसे गुड़ायत भी कहते हैं। गांव में संदेशवाहक के रूप में गुड़ेत होते हैं, इसे मैसेंजर बोला जाता है, मैसेंजर, ठीक है। यह संदेशवाहक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मांझी शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है, तो वह गुड़ेत या फिर गुड़ायत करता है। और जो ग्राम सभा के अवसर पर, ग्राम सभा हो रहा है, गांव में कोई ग्राम सभा है या कोई अवसर है या कोई उत्सव है, कोई फंक्शन है, उसकी सूचना जो है पूरे ग्रामीण के लोगों में देता है। साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने का भी कार्य करता है। कौन? गुड़ायत। गुड़ायत जो है एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करता है, उसे सूचित करता है कि अमुक जगह पे, अमुक स्थान पे यह अवसर है, या फिर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, कोई उत्सव होता है, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। और मांझी की आज्ञा का पालन करता है। उसका कार्य क्या है कि मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में कार्य करना, और वह मांझी के आज्ञा का पालन करता है, खुद भी करता है और दूसरे को भी करवाता है। अर्थात यह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करता है, क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, जो भी आदेश होता है मांझी का उसका। या मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। जैसे आप सेक्रेटरी होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट में आप देखते हैं, जैसे सेक्रेटरी का जो कार्य होता है वही मांझी के लिए गुड़ेत करता है यहाँ पे। या गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। गांव के परिवार में कोई यदि प्रॉब्लम है या उनका क्या रवैया है, कोई गलत है या सही है, जो भी सूचना होता है वो एकत्रित करता है और फिर किसे देता है? मांझी को यह प्रेषित करता है, मांझी को यह सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है लाशेर टंगाए। कौन? लाशेर टंगाए। या पुलिस या ग्राम रक्षक के रूप में इसे आप जान सकते हैं। या गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, या पूरे गांव की बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। यदि कोई दूसरे गांव के लोग उस गांव पे हमला करने वाले हैं तो इससे भी बचाव करने के लिए उनके शासन व्यवस्था में उपाय है, और इस पद को से लाशेर टंगाए के नाम से जानते हैं। और इसका कार्य क्या है कि गांव के प्रहरी की भांति यह कार्य करेगा, रक्षक की भांति कार्य करेगा। इसे हम आप पुलिस या फिर ग्राम रक्षक के रूप में समझ सकते हैं। क्या? पुलिस, या फिर इसे आप ग्राम रक्षक, अर्थात जो ग्राम की रक्षा करता है, प्रहरी है यह, उसके भांति यह कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। इसके बाद आता है चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है और यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जैसे लाशेर टंगा का क्या करे, यह आप वॉचमैन की तरह समझ सकते हैं, जो बॉडीगार्ड की तरह, जो रक्षा करने वाले हैं। लेकिन चौकीदार जो है आंतरिक मामलों को भी देखता है। यदि गांव के कोई जो कुछ अपराध करके वो गांव से भाग गया, तो उसका कार्य यह भी है कि जो इस गांव में वो भागा है पता लगाना, फिर उसे वहां से पकड़ के लाना, मांझी के सामने पेश करना। ठीक है, तो यह पुलिस की भांति कार्य करता है और यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, मुख्य जगह से पकड़ के लाता है और मांझी के सामने उसे प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है नायके। गाँव, यह जो है गाँव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके कहलाता है। और धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धार्मिक अपराधों पर फैसला कौन सुनाता है, तो वह नायके सुनाता है, क्योंकि यह धार्मिक प्रधान है। तो जो धर्म से रिलेटेड जो महामहिम है, जो उसका प्रबंधन करने वाला है, प्रधान है, वही उस पर फैसला सुनाएगा। तो धार्मिक प्रधान का जो होता है उसे हम नायके कहते हैं, और यही धार्मिक अपराधों पर फैसला भी सुनाता है। उसके बाद आता है कुडाम नायके। यह उपनायके की भांति कार्य करता है, अर्थात यह नायके का सहयोगी होता है और उसी की भांति कार्य करता है। और यह गांव से बाहर देवी देवताओं का पूजा पाठ आदि संपन्न कराता है। या फिर नायके यदि अनुपस्थित है तो उसके जगह कुडाम नायके काम करेगा, और यदि नायके है तो उसके बदले कुडाम नायके क्या करता है? गांव के बाहर जो देवी देवता होते हैं उसका पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं। इसके बाद होता है परगनेत। तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है, जो एक अंतर ग्रामीण संगठन है। एक बहुत सारे गांव जो है 15 से 20 गांव मिलके जो है परगना का निर्माण करता है। क्या? परगना का निर्माण करता है। इसी का जो प्रमुख है, इसका जो मुखिया है वो परगनेत कहलाता है। क्या कहलाता है? परगनेत कहलाता है। और परगनेत के
जो है अलग अलग कार्य हैं। उसका कार्य है विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। जैसे ये 15 से 20 गांव मिलकर, पहले आप गांव के बारे में आपको समझाया कि वहाँ मांझी होता है, उसका गोड़ायत आता है, जो मांझी होता है वो सारे मिलकर शासन प्रशासन को चलाते हैं, गाँव की व्यवस्था को सुधारने का कार्य करते हैं, कोई अपराध होता है उस पर न्याय देने का कार्य करते हैं आदि। किसी कारण से किसी अपराध का या फिर किसी मुद्दे का फैसला उस गांव में नहीं हो पाया, ग्राम में नहीं हो पाया, तो उसे फॉरवर्ड किया जाता है परगना में। जिस प्रकार से आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। उसी प्रकार यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी का फैसला नहीं होता है तो उसे हाई कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाता है, हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाता है। उसी प्रकार यदि ग्राम में किसी का न्याय नहीं मिल पाया या किसी को संतुष्टि नहीं मिला तो वह परगना की ओर जाता है और वहाँ उसका फैसला फिर परगना में होता है। तो विभिन्न गाँवों के बीच, जैसे जो मान लिया 2 गाँव के बीच कोई मुद्दा है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस पर परगना फैसला सुनाएगा। तो विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। कहाँ पे? परगना में किया जाता है। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता है, देश मांझी या मांझी जो है, मांझी कौन था? ग्राम का प्रमुख था, देश मांझी उसका सहयोगी था। उस पर जो सुलझा नहीं पाता है उसे परगना के पास भेज दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब परगने को ये जो परगना है बिटलाह करने का अधिकार है। बिटलाह एक सजा है, दंड है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। इसके बाद आता है देश मांझी या मोड़े मांझी। यह परगनेत का सहायक होता है। देश मांझी जोग मांझी ग्राम का होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जोग मांझी ग्राम में होता है जबकि देश मांझी परगनेत में होता है और यह परगना में होता है। यह परगनेत का सहयोगी होता है। जिस प्रकार से मांझी का सहयोगी क्या कहलाता है? जोग मांझी। उसी प्रकार परगनेत का जो सहयोगी है वह देश मांझी कहलाता है। देश मांझी या फिर इसे मोड़े मांझी के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मोड़े मांझी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है, ये जो देश मांझी होता है वो 5 से 8 गांव होता है, जबकि परगनेत में 15 से 20 गांव है। तो इससे क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 20 गांव है और एक देश मांझी के अंतर्गत में 5 से 8 गांव है। इसका मतलब है कि एक परगनेत में 1 से अधिक देश मांझी होंगे। ठीक है, तो एक परगने के अंतर्गत में 1 से अधिक देश मांझी होते हैं, 1 से अधिक सहायक होते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में सुलझे मामले को परगनेत को स्थानांतरित कर दिया गया था। आप इस तरह से फिर इसे आप समझ सकते हैं। जैसे 15 से 20 गांव जो है मिलके परगनेत बनाते हैं और परगनेत का परगना बनाते हैं। परगना का प्रमुख होता है परगनेत। ठीक है, परगनेत होता है। अब 4-5 गांव मिलके जो है उसका प्रमुख हो जाता है देश मांझी। तो मान लीजिए ये परगना था तो इसके अंतर्गत में 4-5 देश मांझी होंगे। अब ये देश मांझी का कार्य क्या है कि ये 4-5 गांव जो उसके अंडर में उसका फैसला सुना है, इसका भी वही कार्य है, इसका भी वही कार्य। मान लीजिए यहाँ भी कोई फैसला नहीं होता है तो ये जो सारे का प्रमुख है परगनेत। क्या? कौन? यहाँ पे जो परगनेत बैठा है, जो सबका प्रमुख है, ये उस पर फैसला सुनाएगा। अर्थात गांव फॉरवर्ड करेगा किसके पास? देश मांझी के पास। जो मांझी है देश मांझी के पास फॉरवर्ड करेगा। मांझी फॉरवर्ड करेगा किसके पास? मांझी फॉरवर्ड करेगा देश मांझी के पास। देश मांझी जो कि परगनेत का सहयोगी है और यह फिर फॉरवर्ड कर देगा यदि कोई मामला नहीं सुलझ पाता है तो परगनेत के पास। राइट, इसके ऊपर भी एक संस्था होती है, उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मांझी शासन व्यवस्था 4 स्तरीय होती है। ठीक है, और इस प्रकार यह व्यवस्था आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है। कितना अच्छे से यह व्यवस्था है कि यदि आपका फैसला एक जगह नहीं मिल पाता है, अब यह संतुष्ट है तो उसे ऊपर जाइए, वहाँ भी नहीं होता है तो फिर आपको परगनेत के पास फॉरवर्ड किया जाएगा, और उससे भी नहीं होता है तो आपको दिसुम परगना फॉरवर्ड किया जाता है। इसके ऊपर भी एक संस्था है जो दिसुम परगना के नाम से जाना जाता है। क्या? दिसुम परगना, और इसका मुख्यालय अभी भी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके बाद आता है सुसारिया। यह सभा को सुचारू रूप से चलाता है। सुसारिया का कार्य क्या है? जो सभा बुलाया गया था
उसको सुचारू रूप से चलाने में यह मदद करता है। और ये पद सभी एरिया में नहीं होते, ये सुसारिया का जो पद है हर जगह नहीं होता है, जहाँ इसकी जरूरत होती है वहीं पे है। ठीक है, इसके बाद होता है विषुम परगना। आपको बताया ना कि परगना से भी ऊपर एक विषुम परगना होता है। यह परगने से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। यह समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर उसका कोई संस्था नहीं है। जिस तरह भारत में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसी प्रकार संथाल जो शासन व्यवस्था है उसमें भी विषुम परगना से ऊपर नहीं है। यहाँ आपका फैसला जो है, यहाँ का फैसला आपका अंतिम फैसला होगा। जिन मामलों का निवारण परगने सभा में नहीं होता है उसे विषुम परगना को हस्तांतरित किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया। और यह सभी क्षेत्रों में ये जो विषुम परगना ये भी हर जगह नहीं पाया जाता है, ये कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं जहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इसके बाद आता है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है, आपको पहले ही बताया। और यह धार्मिक अपराधों पर फैसला सुनाने का कार्य करता है। और नोट में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये भगदो प्रजा। भगदो प्रजा कौन था? किसी गांव के जो एक्सपीरियंस पर्सन थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उसे भगदो प्रजा के नाम से जानते थे। और से सभी पदाधिकारियों को शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान किया जाता था। सभी लोग, जो भी लोग हैं, जैसे मांझी है, देश मांझी है, जितने भी लोग हैं परगने थे, सबको भूमि दिया जाता था शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए। एज आप उसको सैलरी समझ लीजिए, वेतन समझ लीजिए, या जो भी समझ लीजिए, उनको मिलता था। लेकिन भक्तों प्रजा को नहीं मिलता था, क्योंकि यह कोई पद नहीं है, बस उनको एक इज्जत के लिए, उनका अनुभव साझा करने के लिए इससे उन लोग अपने यहाँ बुलाते थे। अब दंड के रूप में बात करें कि कौन सा दंड दिया जाता है, तो अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक दंड दोनों दिया जाता है। जैसे कोई भी अपराध हुआ तो उसके लिए आर्थिक दंड और शारीरिक दंड दोनों देने की प्रथा है। यौन अपराध के सिद्ध हो जाता है तो पीड़िता इस पर जो है बिटला का सजा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि यौन अपराध यदि आरोप किसी ने लगाया और यदि वह सिद्ध हो गया तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। जिस व्यक्ति ने उसके साथ शोषण किया, यौन जो रिलेशनशिप है वो जिसने बनाया, तो यदि यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ उसने उसके साथ गलत किया या फिर उसके साथ उसका यौन शोषण किया, तो उसे उस जो पीड़िता है उसको पत्नी के रूप में यह दबाव बनाया जाता है कि वह उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करे। और अगर दोषी इस बात के लिए इनकार कर देता है, यदि दोषी जो व्यक्ति है वह इनकार कर देगा कि नहीं हम इससे शादी नहीं करेंगे, तो उसे देश मांझी या फिर परगने के पास भेज दिया जाता है। ग्राम में फैसला नहीं हुआ तो आपको जैसा पहले ही बताया कि जिसका फैसला गांव में नहीं होता है, ग्राम में नहीं होता है, वो देश मांझी को फॉरवर्ड किया जाता है। देश मांझी भी यदि नहीं करता है तो वो परगने के पास भेज दिया जाता है। वहाँ भी वही चीज रखा जाता है कि या तो तुम उसके साथ उस शादी कर लो, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और यदि वहाँ भी वह इस बात के लिए नहीं मानता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। और जो संथालों की सबसे कड़ी सजा है बिटलाह, जिसे हम हिंदी में सामाजिक बहिष्कार के रूप में जानते हैं, वह सजा सुनाया जाता है। तो बिटलाह क्या है? बिटलाह जो है संथालों का सबसे बड़ी सजा है। और यदि किसी लोगों का एक गंभीर अपराध में पाया जाता है तभी यह जो दंड है दिया जाता है। ठीक है, बिटलाह में व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार होता है, उसे अपमानित भी किया जाता है, तिरस्कृत कर उसे गांव समाज से निकाल दिया जाता है। अर्थात उसे यदि अपनी भाषा में बोला जाए तो उसे अजायद कर दिया गया जाता है, उसे खान पान उसे बंद किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। अर्थात गाँव के कोई भी लोग उससे अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, उसका अपमानित करेंगे, उसे मतलब पूरी तरह से गांव से छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोगमांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती। यदि कोई कुंवारी लड़की है, यदि वह गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले इसकी सूचना किसको दिया जाता है? जोगमांझी को। क्यों? क्योंकि यह आचार व्यवहार और आचरण पर भी नजर रखता था, पहले ही यह बताया, तो यह जिम्मेवारी उसकी बनती है ये, क्योंकि ये आचरण से रिलेटेड चीज है ना। किसी का आचरण ही खराब होगा तभी तो इस तरह का रिलेशन वो बनाएगा, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जोगमांझी। तो इसकी सूचना तुरंत उसी को दी जाती है। सबसे पहले सूचना किसको दिया जाएगा? जोगमांझी को। और फिर पंचायत बुलाया जाएगा, जोगमांझी को सूचना दिया जाएगा, फिर पंचायत बुलाया जाएगा। गुड़ायत जो संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, गांव के सभी लोग को बुलाएंगे, ग्राम सभा होगा और जिसका प्रधान कौन होता है? मांझी। और यदि लड़की अवैध संतान का पिता का नाम पहचान बता देती है, यदि वो जो लड़की जो पीड़िता है, जो गर्भवती स्त्री है, जो लड़की है, यदि यह बता देती कि इस गर्भ में, हमारे घर में जो पल रहा बच्चा है उसका पिता अमुक व्यक्ति है, और यदि यह आरोप प्रमाणित हो जाता है
तो फिर वही कि दोषी लड़की को अपनाना पड़ेगा भाई, उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यह गांव का फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। और फिर वह यदि नहीं मानता है तो उसे भी बिटला की सजा सुनाया जाता है, ठीक है। और यदि दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि लड़की लोक लज्जा के कारण पहचान नहीं बताती है कि किस लड़के के साथ उसने संबंध बनाया है, यदि नहीं बताती है तो दोष दूर करने का प्रावधान है। गांव को उस समय ऐसा कंडीशन होता है कि उस गांव को अपवित्र माना जाता है, ठीक है, कि ऐसा लड़की ने अधिकारी किया तो वो गांव अपवित्र है, इसे पवित्र किया जाए। तो इसके स्वर के लिए क्या किया जाता है, लड़की के परिवार से दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री, भोज भात, चावल दाल, खस्सी, मुर्गा अर्थात पार्टी देना पड़ता है। सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यदि अपराध वो लड़की यदि किसी को नहीं बता पाती है कि उसका पिता कौन है, तो ऐसी अवस्था में गांव को अपवित्र माना जाता है और गांव को फिर से पवित्र करने के लिए पार्टी देना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए उसे चावल दाल मुर्गा पार्टी जो भी होता है उसे देना पड़ता है। और इससे जो संतान पैदा होगा, गांव तो पवित्र हो गया, ठीक है। अब इसके बाद संतान पैदा होने पर इसका नामकरण जोगमांझी के गोत्र पर किया जाता है। जो गोत्र जोगमांझी का होता है, क्यों, जोगमांझी जो है आचार व्यवहार आचरण के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। तो जो जोगमांझी का गोत्र है उसी के गोत्र पर जो उसका नामकरण होता है। किसका, उस गर्भवती स्त्री का जो अपने पिता को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती है। बिटला संथाल समाज का सबसे कठोर सजा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल समाज का सबसे कठोर सजा क्या है, तो बिटलाहा। यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय और दंडनीय माना जाता है। यौन अपराध जो है सबसे दंडनीय माना जाता है। और बिटला की सजा जो है यौन अपराध में, किसी की हत्या करने में या फिर और गंभीर अपराध करने में इस सजा को सुनाया जाता है। जब कोई महिला समगोत्री पुरुष या फिर गैर संथाल के साथ यौन संबंध को स्थापित करती है और उसका दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। कोई महिला यदि समान गोत्र अर्थात एक संथाल समाज में क्या है, एक ही गोत्र के लोगों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो सकता, विवाह भी नहीं हो सकता, इसे ये घोर अपराध मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप संथाल से बाहर भी शादी नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते, अर्थात संथाल के बीच में दोनों का समान गोत्र है, ठीक है, फिर भी ये दोनों मिल नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा संथाल अपने गैर संथाल, जैसे संथाल जो है अपने दूसरे जैसे मुंडा या फिर अन्य से शादी नहीं कर सकते, वो संथाल में ही करेंगे लेकिन उनका गोत्र अलग अलग होगा। तो यदि ये दोनों चीज का यदि वे अवहेलना करते हैं और यौन संबंध स्थापित करते हैं और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उसे भी बिटलाहा की सजा दिया जाएगा, ठीक है। बिटला में क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है, गांव से बेदखल कर दिया जाता है। बिटलाहा की सजा समाप्त करने का भी प्रावधान है कि यदि वह जिस तरह हम सजा सुनाते हैं फिर उसका अपील भी होता है, सजा माफ भी किया जाता है, उसी प्रकार उसके भी शासन व्यवस्था में सजा जो सबसे कठोर सजा है बिटलाहा, इसे भी समाप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए क्या होता है, दोषी को क्षमा याचना करते हुए, अपनी गलती कबूल करते हुए, ठीक है, वह पूरी सभा के सामने जो है गलती मानता है, अपनी क्षमा याचना करता है और एक बहुत बड़ा जाति भोज देना पड़ता है। पूरे गांव के लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, पार्टी देना पड़ता है, मुर्गा खस्सी चावल दाल जो भी होता है आदिवासी लोगों का जो खान पान है उसे देना ही पड़ता है, बहुत बड़ा एक जाति भोज देना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, बिटलाहा की जो सजा है यह काफ़ी कठोर सजा मानी जाती है और इसलिए यह सजा जो है धीरे धीरे अब नहीं दी जाती है। इसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप आरंभ हो गया है, ठीक है, क्योंकि यह डायन प्रथा में बिटलाहा की, जैसे डायन प्रथा जो अधिक किसी स्त्री को या पुरुष को जो भी यदि डायन घोषित हो जाता है तो उसमें भी ये बिटलाहा की सजा सुनाते थे, ठीक है। इसलिए इस सजा को धीरे धीरे अब नहीं दिया जाता है और दिया भी जाता है तो उसमें सरकारी हस्तक्षेप जो गवर्नमेंट रूल है वह उस पर कार्य करता है और शोषण के खिलाफ उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। सामूहिक और पारिवारिक जीवन में इनका जो है इस तरह से कल्चर डेवलप किया जाता है। इनका जो संविधान है लिखित संविधान नहीं है, यह मौखिक संविधान है। नियम उपनियम का पालन करने की सीख इसलिए बचपन से दिया जाता है। जो जोगमांझी है बचपन से ही युवा युवतियों को यह बताता है कि आप नियम पालन करें, जो नियम कायदे बचपन से सिखाया जाता है, क्या गलत है क्या सही है, क्या करना है कैसा आचरण करना है, ठीक है, ये सब जो है सारे बचपन से ही सिखाए जाते हैं। और उसकी अपेक्षा व उल्लंघन करने पर सामाजिक पंचायत द्वारा उसे दंडित भी होना पड़ता है। यदि आप जो नियम कानून उसे आप नहीं मानते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं तो दंडित होना पड़ेगा। और संथाल सामूहिक जीवन जो है इसकी मान्यता देते हैं। इसके अलावा एक करेला दंड है जो संथालों के सबसे हल्का, देखिए 2 दंड है,
वैसे दंड तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन दो आपसे जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, एक बिटलाहा जो सबसे कठोर है और जो सबसे कम सजा है वह करेला कहलाता है, करेला दंड कहलाता है, और यह सबसे हल्का दंड है। इसके तहत अपराधी को 5 से 150 रुपया तक का दंड लगाया जाता है। पहले यह 1 रुपया से 1.5 रुपया था, लेकिन इसका आप वैल्यू बहुत कम हो गया था। यह जनरली अभी 5 से 150 रुपये तक का दंड है। छोटी मोटी आप सजा करते हैं तो दंड स्वरूप आप पर 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है। अब क्षमा उमा मांग के उसका कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा याचना करने पर आपका जो ये दंड है करेला दंड कहलाता है और आपको उससे बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई, जिसके कारण परगना पंचायतों की शक्तियों में कमी आई। फिर भी दोनों साथ साथ कार्यरत हैं। पेशा का भी यही मानना है कि इनका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब सरकार के साथ साथ इनका जो शासन प्रणाली है वो भी मिलकर कार्य करने और दोनों को अच्छे से सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करना चाहिए। तो आप क्या देखें कि एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ मांझी शासन परगना में आप क्या पढ़े। तो यह सबसे पहले यह 4 स्तरीय होता है। क्या होता है? 4 स्तरीय होता है। ठीक है, 4 स्तरीय में कौन हो गया? गांव, पहला क्या हुआ? गांव हुआ, फिर ये देश कहलाया, ठीक है, जिसे देश मांझी बोले। इसके बाद परगना और फिर दिसुम परगना। इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहीं से आपसे पूछा जाएगा। दिसुम परगना, गांव का प्रमुख जो होता है मांझी कहलाता है, आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ। देश का देश मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? देश मांझी कहलाता है। परगना का परगनेत कहलाता है और दिसुम का जो है दिसुम परगनेत कहलाता है। ये दिसुम परगनेत कहलाता है या फिर लेबरी सेंद्रा भी कहा जाता है। दिसुम परगनेत या फिर लेबीर सेंद्रा के भी नाम से जानते हैं। अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। यहाँ का जो फैसला है सर्वमान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो मांझी का चुनाव है ये माघसीन के दिन किया जाता है। माघसीन क्या है? तो इनका माघ जो संथाल लोग हैं माघ महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं। किसको? माघ महीने को। और इसी दिन ये इसका चुनाव करते हैं। किसका? मांझी का। माघ के ही दिन चुनाव करते हैं। और ये मांझी किसमें? जमीन संबंधी और न्याय संबंधी फैसला देता है। ठीक है, ये जो आपका दिसुम परगना ये हर जगह नहीं पाया जाता है, कुछ एक जगह में पाया जाता है। और इसका यदि मुख्यालय पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और उस जगह का नाम है अयोध्या पहाड़। क्या? अयोध्या पहाड़ के पास इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा और कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जैसे ये गांव हुआ तो गांव के बीचों बीच जो है आपका मांझी थान पाया जाता है। ये बीचों बीच में जो होता है मांझी थान पाया जाता है। और यहीं पे इनका जो पवित्र देवता है सिंगबोगा होता है। ठीक है, इसके अलावा गांव के कॉर्नर में एकदम साइड में जो है आपका जाहिर थान होता है। क्या होता है? जाहिर थान होता है और इसका प्रमुख जाहिर एरा कहलाता है। यहाँ पे इनका जाहिर एरा देवता पाया जाता है, जाहिर एरा। इसके अलावा गांव के बाहर में जो है अंतिम संस्कार जहाँ पे होता है उसे शशान कहते हैं। क्या कहते हैं? शशान कहते हैं। यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार होता है। राइट, अंतिम संस्कार होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो मांझी न्यायालय है, इनका मांझी न्यायालय का अन्य जो नाम यदि पूछा जाए, मांझी न्यायालय को ही सेंद्रा परिषद या फिर शिकार परिषद दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा जो मांझी का सहायक है, कौन कौन है? प्रामाणिक, जोग मांझी, लासेर टांगोय जोग मांझी जो इसका सहायक होता है। इसके अलावा लासेर टांगोय आपको बताया, कौन? लासेर टांगोय जो कौन होता है? पुलिस या ग्राम रक्षक होता है। प्रहरी होता है गांव का, प्रहरी होता है किसका? गांव का। इसके अलावा गोड़ाइत होता है, गोड़ाइत, इसे गोड़ैत के भी नाम से जानते हैं। गोड़ाइत होता है जो मैसेंजर के रूप में कार्य करता है पूरे गांव में।
तो ये सब आप ब्रीफली आपको समझा दिया। आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आपका ये संथाल से संबंधित जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है वो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।